ग्रेटफुल टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर कि 370 आज के दिन भारत के संविधान का हिस्सा नहीं है। किसी ने कल्पना की थी, पर सोल्यूशन हुआ। राम मंदिर का मुद्दा लीजिए, लंबी समस्या थी, लोग इंतजार कर रहे थे, कोर्ट से होगा, कानून से होगा, ऑर्डिनेंस से होगा। निर्णय हुआ भारत के संविधान के तहत, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, 5 जजेस ने निर्णय दिया और राम मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। 3 तलाक मुस्लिम बहनों के लिए कितना बड़ा अमानवीय था, मानव अधिकारों का कितना घोर उल्लंघन था। सोचा था किसी ने होगा, हुआ। उसी तरीके से जो भी समस्या है, उस समस्या का समाधान भारत के संविधान के तहत है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि रेलवे स्टेशन के ऊपर आप हवाई जहाज का इंतजार करें। ऐसा करेंगे तो समाधान नहीं होगा। कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान राज्य सरकार के पास है, कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान केंद्र सरकार के पास है, कुछ मुद्दे हैं जिनका समाधान संसद के पास है। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है। मैं जाने से पहले पत्रकार बंधुओं से दार्जिलिंग में चर्चा करूंगा। अभी मेरी कई मीटिंग्स लाइंड अप हैं, पर मैं इतना आपको कह सकता हूं, दिस इज अ ग्रेट एरिया, इनॉर्मस पोटेंशियल है। चाय मान लो, टूरिज्म मान लो, अलग टाइप के स्पोर्ट्स मान लो, यहाँ एक्टिविटी बढ़नी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए। जब मैं सड़कों की हालत देखता हूँ, देश में कहीं चले जाओ, प्रधानमंत्री सड़क योजना की सड़कें कमाल की हैं, यहाँ आपको वो झटके देती हैं। जरूर कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है, उन सब का ध्यान दिया जाएगा। पहले तो मैं बता दूं कि राजभवन दार्जिलिंग मेरा कार्यालय है। यहाँ के हालात की जानकारी जब से राज्यपाल बना हूं मेरे को मिलती रही है। जितने ज्ञापन आए हैं उनका मैंने गहन अध्ययन किया है। यहाँ आकर मैं सब लोगों से मिल रहा हूँ। इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओज हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं। उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई हैं। पहली तो ये बताई है कि पुलिस प्रशासन का यहाँ दमनकारी रवैया है। राजनीतिक गतिविधि की परमिशन वो सिर्फ उनको देते हैं जो रूलिंग पार्टी के नजदीक है। ये घातक है। मुझे ये नजर आ रहा पूरे प्रांत में कि ओसी और आईसी नए सत्ता के केंद्र बन गए। उनके माध्यम से ये सब कुछ करने की योजना बनी हुई है। उनके माध्यम से यह भी योजना बनी हुई है कि आगे वाले चुनाव के अंदर हम किस प्रकार से पुरानी गतिविधि कर सकें। दिस विल नॉट बी अलाउड। पर यदि अगर पॉलिटिकल एक्टिविटी को नहीं होने दिया जा रहा है, शुभ संकेत नहीं है, डेमोक्रेसी के खिलाफ है। इलाके की कुछ समस्याएं हैं, लोगों ने समस्याएं मुझे बताई हैं। मैंने उनको 2 बातों के लिए आश्वस्त किया है। पहला, भारत के संविधान के तहत हर समस्या का समाधान है। मैं उदाहरण देता हूं, अनुच्छेद 370, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको ड्राफ्ट करने से मना कर दिया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना जीवन इसमें लगा दिया, जीवन का बलिदान देना पड़ा। उन्होंने कहा एक विधान एक निशान। लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी कि 370 का कुछ नहीं होगा। 70 साल निकल गए, आज 370 भारत के संविधान से विलोपित है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर ग्रेटफुल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। वी आर ग्रेटफुल टू द विजनरी लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। नॉर्थ बंगाल में जो डेवलपमेंट होना चाहिए उसमें और बढ़ोतरी होनी चाहिए। नॉर्थ बंगाल मस्ट बी एजुकेशन हब। नॉर्थ बंगाल शुड बी हब फॉर मेडिकल फैसिलिटीज, टूरिज्म। ये है। मेरा मन कितना दुखी होगा मैं बताऊं।
पूरे प्रांत के किसानों के साथ कितनी बदसलूकी है। पूरे देश में किसानों को कितना मिल चुका है। हर साल 6,000 रुपये, 12,000 रुपये हर किसान को मिल चुका है। पश्चिम बंगाल के 70 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिला। कितना नुकसान हुआ? 8,400 करोड़ का। क्यों नहीं हुआ? राज्य सरकार ने टकराव किया, जानकारी नहीं दी। राज्यपाल चिंतित है, यहां के किसानों को मिलता, पूरे प्रांत के किसानों को मिलता। देश में 92,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, हमारे राज्य की भागीदारी क्यों नहीं है? 8,400 करोड़ को छोटी रकम नहीं है। किसान के पास जाती तो कृषि व्यवस्था के अंदर बढ़ोतरी होती। तो डायरेक्ट की बात कर रहा हूं मैं, सीधा उनके अकाउंट में जाता, बिना मिडिल मैन के जाता, बिना इंटरमीडिएट के जाता, बिना कट के जाता, सीधा अकाउंट में पहुंचता। नहीं दिया। किसान के पेट पर लात मारना, राज्यपाल को दुख नहीं होगा क्या? मैंने बहुत आगाह किया है। आखिर में सरकार 20 महीने बाद जागी और कहा कि यह पैसा हमको दे दो। व्यवस्था के साथ कितना बड़ा बदसलूकी है। सीधा तो आपको पैसा मिल रहा है, आपके अकाउंट में मिल रहा है, मैं कहूं मेरे माध्यम से दो। वाई शुड गवर्नमेंट बी एन एजेंट? ये मैंने कहा है, आई हैव रिटन इट। जवाब नहीं आता है। अब एक नया रास्ता कर लिया है। एसीएस होम इज प्लेइंग विथ फायर। उनको चिट्ठी दी हुई है पहले से। राज्यपाल के साथ इतना बड़ा कुकृत्य करना, पब्लिक डोमेन में करना, और फिर भी वो समझ लें कि उनका आचरण सही है, पर ऑडिट ही नहीं होना। 2017 के बाद जीटीए क्या है? सरकारी विभाग बना दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इन सब बातों को देखकर मैं बहुत चिंतित हूं। सरकार को बहुत आगाह किया है कि प्रांत में संविधान करीब करीब कोलैप्स हो गया है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर बताया गया है। पत्र का जवाब नहीं देते। अब एक रास्ता निकाल लिया कि होम डिपार्टमेंट ट्वीट कर देगा और राज्यपाल को कह देगा सम क्वार्टर्स। यहां तो आपने देख ही लिया है। कभी देखा आपने किसी मंत्री को होते हुए कैसे लोग कलेक्टर एसपी खड़े रहते थे? देखा कि नहीं आप लोगों ने? चीफ मिनिस्टर होते हैं तो चीफ सेक्रेटरी तक साथ आ जाते हैं। दिस कांट बी टॉलरेटेड। These district officials have miserably failed to organize visit of the governor in a befitting manner. मेरा मन था कि मैं टेलो पार्क के अंदर जाऊं। पहले कह दिया सब ठीक है, फिर का सब रिपेयर हो रहा है। क्या मजाक हो रहा है? At any cost, whatever it may take, there can be no dilution of democracy. At any cost, I am committed that governance in the state shall be only in accordance with Constitution, in accordance with rule of law. और पिछले कुछ दिनों में पुलिस प्रशासन की जो गतिविधियां हैं वो सबको शर्मसार करने वाली है। आई डोंट वॉन्ट टू शेयर द डिटेल्स, बट आई कैन होल्ड आउट एन एश्योरेंस टू यू, जो भी लीग से अलग हटेगा, कानून से दूर जाएगा, संविधान को नहीं मानेगा, दुष्परिणाम निश्चित रूप से भुगतने पड़ेंगे। चाहे अनुच्छेद 370 जैसी हो, उसका समाधान भी भारत के संविधान के तहत है। तो कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान भारत के संविधान के तहत नहीं है। उसमें राज्यपाल की क्या भूमिका हो सकती है? उस हवन में यदि अगर मुझे कुछ आहुति देनी पड़ेगी दूंगा, पर मैं लोगों से गुजारिश करूंगा, प्रजातांत्रिक व्यवस्था बड़ी मुश्किल से मिली है। लाखों लोगों ने सैक्रिफाइस किया है, खून पसीना दिया है, जीवन का बलिदान दिया है।
उसमें गिरावट नहीं होनी चाहिए। निष्पक्षता से, निर्भीक तरीके से, बिना किसी डर के, बिना प्रभावित हुए, अपने विवेक से अपने मत का उपयोग करेंगे तो ही प्रजातांत्रिक व्यवस्था फूलेगी फूलेगी। प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो भी कंप्रोमाइज करने की कोशिश करेगा, आपका राज्यपाल उसके बीच में आएगा। आई विल एंश्योर, आई विल डू एवरीथिंग अंडर द सन टू मेक इट पॉसिबल कि चुनाव फ्री और फेयर हो। चुनाव आयोग का दायित्व है, पर राज्यपाल का दायित्व है कि भारत के संविधान को बचाए। यदि चुनाव निश्चित रूप से नहीं होंगे, ढंग से नहीं होंगे, ट्रांसपेरेंटली नहीं होंगे, फेयरली नहीं होंगे, फ्रीली नहीं होंगे, उसमें पुलिस की दखलंदाजी होगी, उसमें पुलिस सरकार की मदद नहीं करेगी, रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल वर्क की तरह करेगी, तो फिर हम प्रजातांत्रिक व्यवस्था के ऊपर कालिख लगा देंगे। ये हमारे लिए एक अच्छा शुभ संकेत नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा प्रयास रहेगा ऐसा न हो। क्या जिलाधीश को नहीं होना चाहिए था? क्या एसपी को नहीं आना चाहिए था? राज्यपाल यदि वाइस चांसलर को बुलाता है, वो नहीं आना चाहिए था? सम पीपल हैव लॉस्ट देयर बैलेंस। आपका राज्यपाल जो भी करता है लिखित में करता है, जवाब दें, बताएं। राज्यपाल को पोस्ट ऑफिस मानना, राज्यपाल को रबर स्टैम्प मानना, यह मान लेना कि राज्यपाल तो बच्चों के दोस्त बनता है, फीट ऑफ क्ले है। सत्ता के गलियारों में कौन कौन घुस गए हैं? हाथ जोड़कर पत्रकार बंधुओं से कहता हूं, आंखें खोलो, रिपोर्ट करो, क्या सरकारी तंत्र का हाल हो गया है। इट इज होस्टेज टू हुम? आपको सब पता नहीं है क्या? कितना आसान है कहना, प्रांत में क्या हो रहा है, किस पराकाष्ठा पर पहुंच गए हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं वो टिप ऑफ आइसबर्ग है। मैं घबराता हूं आपसे सब बातें बताते हुए, जो खेल प्रांत में हो रहा है। किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी डेमोक्रेटिक नेशन में, किसी भी सोसाइटी गवर्न बाय रूल ऑफ लॉ इस प्रकार का भयानक काम नहीं हो सकता। कल्पना करते हैं लोग कि ऐसी कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। इतने दिलेर हो गए कि कानून तक की परवाह नहीं है। इतना ही बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने कानून को चुनौती दी है, डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्रयास किया है, वो खुद खत्म हुए हैं। पुलिस अधिकारियों की इतनी मर्जी हो जाए कि कानून को तिलांजलि देकर, कानून को इग्नोर कर राजनीतिक इशारे पर कठपुतली बन जाएं, चाहे जिसकी सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें, टेलीफोन के आधार पर सिक्योरिटी विड्रॉ कर लें। क्या सिक्योरिटी कोई पॉलिटिकल बेट है? क्या सिक्योरिटी क्विड प्रो क्वो है? सिक्योरिटी बहुत रैशनल कंसीडरेशन में दी जाती है, सोच समझ कर दी जाती है। सिक्योरिटी विड्रॉ की जा सकती है, उसके मापदंड होते हैं, उसका राजनीतिक मापदंड नहीं हो सकता। सरकारी तंत्र का पूरा राजनीतिकरण हो गया है और राजनीति का पूरी तरह से अपराधीकरण हो गया है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से पॉलिटिकल पार्टी की विंग बन गया है। राज्यपाल के लिए चिंता का विषय है। आज मैं राज्य के प्रशासन और पुलिस को आगाह भी करना चाहूंगा और गुजारिश भी करना चाहूंगा, कानून के रास्ते से मत भटकिए, संविधान को तिलांजलि मत दीजिए। ऐसा करना बहुत घातक है, इसके दूरगामी दुष्परिणाम निश्चित होंगे। पुलिस की हथकड़ी, पुलिस का डंडा, पुलिस की कार्यवाही कानून के हिसाब से होनी चाहिए, राजनीति से प्रेरित नहीं होनी चाहिए। फ्रेंड्स, सिचुएशन इज वेरी वेरी एक्सप्लोजिव। हालात तो यह है कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए
हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, 7 दिन की छुट्टी कर सकते हैं, साल में 365 दिन की छुट्टी कर सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से प्रशासन नहीं चलता है। मैं जैसे हिल्स में आया हूं, जीटीए का ऑडिट नहीं होना कितनी खतरनाक बात है। 20 साल तक 100 से ज्यादा पंचायतों में चुनाव नहीं होना कितनी भयानक स्थिति है। यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर कुठाराघात है। मैंने कहा जीटीए का ऑडिट होगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, अनियमितताएं यदि पता लगेंगी तो एक्शन लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ऑडिट क्यों होता है? ताकि पता लगे सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हुआ है, जन कल्याण के लिए हुआ है, जिस काम के लिए धन का उपयोग होना चाहिए उसी के लिए हुआ है, उसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है, उसका कोई लीकेज नहीं है, उसमें इट फुल्ली थ्रेटन्ड every facet of democracy is under challenge. You must have seen the governor is here. I can't see any worthwhile official around. When a minister comes, chief minister comes, you would have seen they are dancing to the tune. The constitutional head is here. Nowhere to be seen anything. Looking to their poor arrangements, I had to make my own arrangement. It's a very sad reflection. This is not to be tolerated. Democracy being so threatened, the governor is bound to be worried and concerned. The Home Department, State of West Bengal, one after the other is committing an affront of the constitutional head. I gave out statistics of rape and kidnappings. They were based on reports of division commissioners, duly signed. Of all the district magistrates duly signed. And the Home Department of the state says, Raj Bhavan dissemination of statistics on rape and kidnappings is baseless, not based on official data, ill-founded, misguiding, incongruous with authentic facts. क्या मजाक कर रहे हैं? डिवीजन कमिश्नर्स की साइन रिपोर्ट्स को मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी, एसीएस होम को मैसेज किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। वी आर लैंडिंग इन लॉलेसनेस, अनार्की, और प्रांत में जो खेल हो रहा है घिनौना, वो प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार पुलिस क्रचेज पर चल रही है। आगाह करने के बाद भी पुलिस अधिकारी जो कृत्य कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर से भी ज्यादा पॉलिटिकल वर्क कर रहे हैं, बहुत बड़ी कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी। मैंने काफी समय से प्रश्न किया, ज्ञानवंत आईपीएस के खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं हुई? यह प्रश्न आपके राज्यपाल ने 1 साल पहले किया। 4 बार उनको रिमाइंडर भेजे गए हैं, मुख्यमंत्री तक को आगाह किया गया है। चीफ सेक्रेटरी का जवाब नहीं, एसीएस होम का जवाब नहीं, मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं। और आज क्या कहते हैं? रिपीटेड अटेम्प्ट बीइंग मेड फ्रॉम सर्टेन क्वार्टर्स। व्हाट डज होम डिपार्टमेंट मीन? गवर्नर इज नॉट सर्टेन क्वार्टर. Governor is constitutional head. Such an affront to constitutional head. They have no belief in rule of law. They have no belief in constitution. Already I had alerted SES Home to behave, to believe in decorum, not to lower down his position. And then this tweet. And then
There is no inquiry pending. The question is not inquiry pending. The governor has asked in writing more than a year back, in pursuance to the Supreme Court directive, what has happened to the inquiry which was to be initiated? What step has been taken? And there is more issue on that. Why there is no response to the communication of the governor from the chief minister? I am here to defend Indian Constitution, protect and preserve Indian Constitution. I will not tolerate its dilution. I can tell you I am not sharing certain things with the media. They are too sensitive. That what is happening in the state is shocking. Conspiracies to deal with those who are dealing with law. That can't be allowed. The long arm of law will reach everyone. पता नहीं इतना खतरनाक खेल जो प्रांत में हो रहा है, सरकारी तंत्र राजनीति से प्रभावित होकर उसका हिस्सा बन गया है। पुलिस अधिकारी रूलिंग पार्टी के वर्कर्स से भी ज्यादा एंथुसियास्टिक वर्कर्स हो रहे हैं। यह कानून से खिलवाड़, आई कैन अश्योर यू, बहुत महंगा पड़ेगा। कुछ लोगों की मदद ले रहे हैं जो पहले पद पर थे, अब पद पर नहीं है। मैंने प्रश्न किया है, क्या डीजीपी पुलिस का बॉस है या उसका बॉस कौन है? क्या चीफ सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव हेड है ब्यूरोक्रेसी का या उसके ऊपर कोई बॉस है? राज्यपाल बार बार पूछता है स्टेट सिक्योरिटी एडवाइजर का ऑब्लिगेशंस क्या है, कोई नहीं बता पा रहा है। 2018 मिनट से वो पद पर है। क्या कार्यकलाप कर रहे हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं? रीना मित्रा फरवरी 2019 से है। What are her terms and conditions? No one is telling the governor to play fire with democracy, not to deal with the constitution held as per constitution, are all indicative that there is no belief in the Indian constitution. नोभेम्बरको दिन सम्पूर्ण भारतमा बन्दको आह्वान गरिएको छ। यो बन्द त्यो खटी खाने मानिसहरू, जो दैनिक रोजगार गरेर खाने मानिसहरू, किसानहरू, जसको आज बिस्तारै बिस्तारै उनीहरूको घाँटी निमोट्ने काम जुन केन्द्र सरकारले गर्दैछ र उनीहरूको हक सम्पूर्ण कुरा धनी मान्छेलाई सुम्पिने काम जुन गर्दैछ, त्यसको विरोधमा सम्पूर्ण खटी खाने मानिसहरूको संगठन, यहाँसम्म कि बीजेपी को हिन्द मजदुर संघ ऊ पनि यसमा सहभागी छ भोलिको बन्दमा। त्यसले गर्दाखेरि हामी राजनीतिक पार्टी भएको नातामा यो जिम्मेवारी बोध गर्दै हामी पनि सीपीएम पार्टी कालिम्पोङ जिल्ला अर्गनाइजिङ कमिटीको पक्षमा हामी यो आह्वान गर्छौं सर्वसाधारण जनतालाई कि अहिले घरि जुन बीजेपीले नयाँ नयाँ कानून ल्याएर खटी खाने मान्छेहरूलाई, गरिब जनसाधारणमाथि जुन अन्याय गर्ने काम, अन्यायपूर्ण कामहरू गर्दैछ, त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्दै भोलिको बन्दमा हामी सम्पूर्ण जनसाधारणले सहभागी भइदिनुहोस् भन्ने कुरा आह्वान गर्छौं। साथै यो पनि भन्छौं, यो पनि जानकारी दिन चाहन्छु कि 20 तारिक नोभेम्बरको दिन मात्रै इन्टरनेट चलाउने नानीहरूले, छोराछोरी जनसाधारणले चाल पाइसकेको छ। 20 तारिक नोभेम्बरको दिन मात्रै भारत सरकारको श्रम विभागले एउटा खसरा ड्राफ्ट निकालेको छ। त्यो ड्राफ्ट सम्पूर्ण पार्टीहरूलाई, ट्रेड युनियनहरूलाई दिएको छ, तिमीहरू यो पढ भनेर। तपाईहरुले त्यसमा पढ्दा चाल पाउनुहुन्छ। सधैँ 8 घण्टा काम गर्ने कुरा चल्थ्यो। 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा आमोद प्रमोद गर्ने भनेर भनिन्थ्यो र त्यो कुरालाई ध्यानमा राखेर 8 घण्टा कुरा अहिले 12 घण्टासम्म बढाउने काम आएको छ। 12 घण्टा काम हुन्छ, 12 घण्टा गर्नुपर्छ र उनीहरूको
उहाँहरूको भनाइ के छ भनेदेखिलाई यो कोरोनाले गर्दा र फेरि भएन अहिलेको बेलामा जुन सरकारी जुन उ छ भारत सरकारले विभिन्न विश्वबाट धेरै धेरै यहाँनिर यो देशमा आफ्नो लगानी गर्नुको लागि कोसिस गरेको छ, तर त्यो कुनै प्रकारको विश्वबाट अरू देशबाट यहाँ लगानी हुन आएको छैन। र किनभने यही भन्दैछ भारतमा चाहिँ ट्रेड युनियन बडा छ, बलियो छ, ट्रेड युनियनले गर्नु दिँदैन भन्ने कुरा गर्दाखेरि आज केन्द्र सरकारले त्यो ट्रेड युनियन अधिकारलाई मास्ने काम गर्दैछ। र मैले भनिहालेँ 20 तारिक नोभेम्बरको दिन गभर्मेन्ट अफ इन्डियाको श्रम विभाग लेबर डिपार्टमेन्टले एउटा अध्यादेश ड्राफ्ट निकालेको छ। त्यो ड्राफ्टमा लेखेको छ पहिला लाइनमा चाहिँ 8 घण्टा भन्दा बेसी लाउनु हुँदैन है, र यो 8 घण्टा चाहिँ 12 घण्टासम्म हुन्छ, 12 घण्टासम्म बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा लेखेको छ। र यहाँ पनि यो पनि भनेको छ, तपाईलाई थाहा छ पहिला हाम्रो 8 घण्टा काम हुन्थ्यो भने अहिले 9 घण्टा, चिया बगानमा 9 घण्टा, फरेस्ट विभागमा 9, जम्मै ठाउँमा 9, सधैँ खानुको लागि 1 घण्टा छुट्टी हुने कुरा आज खाने पनि त्यसमै जोडिने कुरा, कामै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जोडिँदैछ। र यस्तो परिस्थितिमा हप्ताको 48 घण्टा काम गर्नुपर्छ भन्ने अध्यादेश निक्लेको देशमा संसारभरि यो कुरा लागू छ, तर भारतमा अहिले घरि हप्तामा 48 घण्टा होइन 72 घण्टा काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँदैछ। र यो कुराको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। साथै यो पनि हामी निवेदन गर्छौं जनसाधारणलाई, अहिले जो चाहिँ गरिब मान्छेको पक्षमा एकदम हामी त यहाँको एकदम के अरे यही हामी मात्रै हो यिनीहरूको गरिब मान्छेको चिया बगानको रक्षा गर्ने, फरेस्टको रक्षा गर्ने, सिन्कुनाको रक्षा गर्ने। र आज उनीहरूको ठाउँमा उनीहरूलाई 8 घण्टाको ठाउँमा 12 घण्टा काम लाउने नीति श्रम विभागले ड्राफ्ट निकालेको छ। त्यो ड्राफ्टलाई चाहिँ आजसम्म पहाड़को एउटै राजनीतिक पार्टीले विरोध गरेको छैन है। एउटै राजनीतिक पार्टीले, म तपाईहरुलाई आह्वान गर्छु, तपाईहरुले यो 20 तारिक नोभेम्बरमा श्रम विभागले निकालेको ड्राफ्ट हो, जति बेला पार्लियामेन्ट चल्दै थियो त्यसमा 3 वटा लेबर कानूनमा परिवर्तन गरेर 3टा जुन गर्यो परिवर्तन गर्यो, त्यसमा इन्डस्ट्री कारखानालाई बचाउने, कारखानालाई सुरक्षा गर्ने, कुनै प्रकारको तोडफोड नगर्ने, त्यसको कुनै नासनासी नगर्ने त्यो कानून पास गर्ने, साथै त्यहाँनिर वर्करहरूको हेल्थ सम्बन्धी कुरा, त्यहाँदेखि बादमा समय कति घण्टा काम गर्ने, कति गर्ने, कतिले युनियन गर्ने, कतिले गर्नु पाउँछ कि पाउँदैन, र कतिजना मजदुर छ भने मालिकले आफ्नो खुसीले लकआउट गर्नु सक्छ, त्यो पावरहरू त्यहाँ हालेको छ। र यसले गर्दाखेरि अहिले घरि हामी के हेर्दैछौँ भने यदि केन्द्र सरकारले 8 घण्टाको ठाउँलाई बढाएर 12 घण्टा बनाउँछ भने त्यसो भएदेखिलाई अस्तिसम्म ओभरटाइम दिने कुरा, घाम अस्ताएपछि जुन लागेपछि त्यसको लागि डबल हर्जना दिने कुरा, डबल लेबर चार्ज दिने कुरा, त्यो कहाँ जान्छ त? उसो भए यो कुरा त लडाई गरेर पाएको अधिकार हो नि त गरिब जनसाधारणले, मजदुरले। र अब सधैँतिर 4 बजे है भन्दाखेरि मिस्त्रीले हतियार धुने चलन गयो, अब त 12 बजी, बिहान 6 बजी गएर बेलुका 6 बजीसम्म काम गर्नुपर्छ, खानाको पनि छुट्टी हुँदैन, त्यो खाना पनि त्यहीमै काम गरेको त्यो खालको परिस्थिति तयारी हुँदैछ। त यो कुरालाई हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। साथै झण्डा पार्टीका नेताहरू दीर्घ दिनदेखि गरिब जनताको झण्डा बोकेर कराउने नेताहरूलाई म सोध्दैछु, खै त गभर्नरलाई मात्रै नमस्ते गर्यो त, खै भनेनौ त यो चीज चाहिँ केन्द्र सरकारले यसरी जुन नीति निर्धारण गर्दैछ र यो 20 तारिक नोभेम्बरको दिनमा निकालेको जुन ड्राफ्ट छ, यो ड्राफ्टले गरिब मान्छेको घाँटी टिपोड्छ, एकजनाले भन्दैन। तर हामी जनसाधारण आह्वान गर्छौं, गरिब जनताको पक्षमा गठन भएको यो रातो झण्डाको पार्टी, यो रातो झण्डाको पक्षमा, साथै विभिन्न प्रगतिशील संगठनहरू मिलेर अहिले जुन 26 तारिकको जुन बन्दको आह्वान गरेको छ, सो बन्दलाई हामी सक्सेस गराउँ, सफल गराउँ। कारण तपाईहरुलाई थाहा छ ब्याङ्कमा काम गर्ने कर्मचारीलाई सोध्दा हुन्छ, कति चाहिँ ब्याङ्क कर्मचारीहरू आज बेकार हुँदैछ, उनीहरूलाई फोर्सफुली 55 वर्षदेखि रिटायर हुनुपर्छ भन्ने जबरजस्ती गर्दैछ। 50 वर्ष भयो भनेदेखिलाई उसले उसकोमा कम्पनसेसन ग्राउन्डमा काम पाउँदैन भन्ने कुराहरू, यो जम्मै कुराहरू जुन अहिले आउँदैछ मजदुरको हितदेखि बाहिर जाँदैछ, मजदुरको अधिकारहरू जम्मै काट्ने, जम्मै घटाउने जुन कामहरू हुँदैछ, त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौं। साथै यो पनि आह्वान गर्छौं
बसौँ, सल्लाह गरौँ, भनौँ साथी हो तपाईँहरू त अझ तपाईँहरूले त यो सम्पूर्ण पहाडलाई अँगालेर बस्नु भएको छ। गरिब किसान, कस्तो मजदुर किसान सबैहरूको हक ल बोलिदेऊ त यो पालि। यो भोलिको दिन 26 तारिकको दिन ठिक छ, तिमी बाहिर झण्डा बोकेर बन्द भन्न भन। यो त आज पश्चिम बंगालको सरकार त यसको विरोधमा, तर आज हामीलाई स्ट्राइक गर्नुमा दिएको छैन, विरोध गर्दैछ। उनीहरू त बीजेपीको सरकारले ल्याएको नीतिको घोर भर्त्सना गर्दैछ। यहाँको रिजनल पार्टी पनि किन के अरे हाम्रो गभर्नरले यो भन्यो, गभर्नर किन आयो भन्ने कुराहरू भनिरहेको छ। त बीजेपीले ल्याएको नीति जुन घोर भर्त्सना गर्नुपर्ने त अहिले हो नि त। जम्मैजनाले गरिब किसान मजदुर खटी खानेहरूको हितमा यो कुरा त गर्नुपर्ने नि। तर हेर्नुहोस् न, माछा देख्दा पनि कहाँ हात कोनी के भन्दाको जस्तै कुरा भयो। र त्यसले गर्दा साँप देख्दा दुलो बाहिर हात, माछा देख्दा दुलोभित्र हात भनेको जस्तो कुरा गर्नु हुँदैन। र म ती जन्डा राजनीतिज्ञहरूलाई भन्छु, तपाईहरूलाई थाहा छ त, तपाईहरू त सेन्ट्रल गभर्मेन्टलाई दिल्लीमा गएर भेट्ने, कलकत्ता भेट्ने, कसलाई भेट्ने हुन्छ। तपाईहरूको अभी त दुनियाँ मान्छे छ, तपाईहरूले त चाल पाएको छ त। यो बीजेपीले यो प्रकारले यहाँनिर घाँटी निमोट्ने काम गर्दैछ। र यो घाँटी निमोटाइमा पनि हामीलाई आनन्द मानेर बस्ने त्यो राजनीतिक पार्टी चाहिँ कस्तो राजनीतिक पार्टी, कसको पक्षमा गरेको तपाईँ राजनीति चाहिँ? गरिब खटी खाने जनसाधारण पक्षमा त गर्नु हो भने त यो कुरा त विरोध, यो जुन चाहिँ हामीले 26 तारिक बन्दको आह्वान गरेको छ सपोर्ट गर्नुपर्ने थियो। कारण चाहिँ हामी अझै पनि यो भन्छौँ यहाँनिर, किनभनेदेखिलाई यो 8 घण्टा काम, 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा आमद प्रमोद भन्ने कुरा त्यसै कसैले सपनामा देखेर बाजालाई हात देखाएर बनाएको कुरा होइन। यो 1884 सालमा अमेरिकाको सिकागो भन्ने शहरमा एउटा कन्भेन्सन, सबै मजदुरहरू एक ठाउँ बसेर हामीलाई त अन्याय हुँदैछ, यो घाम झुल्केको दिनदेखि जुन लागुन्जेलसम्म काम गर्नुपर्ने के भयो, हाम्रो त परिवारै भएन भनेर उनीहरूले गरेको आन्दोलन 1884मा उहाँहरूले जुन मजदुरहरूले 8 घण्टा गर्ने काम पाउनुपर्छ, हामी 8 घण्टाभन्दा बेसी काम गर्दैनौँ। त्योभन्दा बेसी गर्नु पर्यो भने हामी ओभर टाइम दिनुपर्छ, राति गर्नु पर्यो भने त्यसको डबल दिनुपर्छ। जति अल्गो उचाइमा काम गर्नु पर्यो जति पाउँदैछ त्यसको 3 डबल पाउनुपर्छ भन्ने त लडाई संघर्षको बादमा हासिल गरेको कुरा हो। हामीलाई राजनीति सिकाउने धर्म गुरुहरू या छ, गुरुहरू चाहिँ किन लाटा भएको, किन नबोलेको? 1884 सालमा त झण्डा राखेर हामी भन्छौँ त मे डे मनाउँछौँ त। यो मे डे कसैको सपना होइन, यो त मजदुरहरूको लडाई संघर्षको बादमा 1886 को दिन 1 मईको दिन सम्पूर्ण मजदुरले भन्यो हामी 8 घण्टा भन्दा बेसी काम गर्दैनौँ, 8 घण्टा मात्रै हाम्रो काम हो, 8 घण्टा भन्दा उता चाहिँ हाम्रो परिवार आफ्नो आमद प्रमोद गर्छौँ भनेर यो त प्रोक्लेम डिक्लेयर गरेको उनीहरूले। र आज उनीहरूले पाएको यो संसारको मजदुरले पाएको अधिकारलाई बीजेपीको सरकारले धनीहरूलाई बचाउनको निम्ति, धनी त्यो उद्योग धन्दा भएका मालिकहरूलाई बचाउनको निम्ति जुन चाहिँ यो काम गर्दैछ, यसमा त हामी गरिब जनताको पक्षमा लाग्ने सम्पूर्ण पार्टीले आएर यसको विरोध गर्नुपर्ने हो। र भोलिको बन्दमा चिया बगान, सिन्कोना बगान, फरेस्ट मजदुर, दैनिक रोजगारमा गर्ने, ब्याङ्कमा काम गर्ने, इन्सुरेन्स काम गर्ने, हामी हाम्रो आफ्नो कामबाट नागा बसेर यो केन्द्र सरकारले ल्याएको यो नीतिको घोर भर्त्सना गर्नुपर्ने दिन आएको छ र गर्नुपर्छ। यो हाम्रो अधिकार हो भन्ने कुरा हामी कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा जनसाधारणलाई आह्वान गर्छौँ।